morning, sir. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग प्राची, गुड मॉर्निंग सिद्धि। कल मैंने तुमको कुछ होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 333। ओके, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? कुछ डिस्कस करना है? पक्का? तो आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये प्रॉफिट आया मेरा 2,57,500। हाँ राइट। दरवाजा लगाओ, लास्ट में जो आ रहा है दरवाजा लगाओ। कहाँ जाते हो झुंड में? चाय पीने। ओके चलो, अभी अपन स्कैनर केस पे थे। अच्छा हाँ, कल हमने कुछ डिस्कस किया था। यस, मैजिक फॉर्मूला ये रहा कंसाइनमेंट। कि अगर आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऐसा कुछ दिया होगा, तो आपको वो प्रॉफिट जिसके ऊपर बोला है उस चीज को 100 पकड़ना है, और फिर बाकी के दोनों फिगर्स उस टाइम पे तुमको और वैल्यू निकालते आएगी फिर अपने को। फिर चाहे वो मतलब जैसे कल के एग्जांपल में अपने को यहाँ पे सेल्स 5 लाख गिवन था और प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट कैलकुलेट करने को बोला था। तो सिंपल हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स केस में प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट होगा 100, प्रॉफिट होगा 25, तो सेल्स होगा 125। हमको वैल्यू गिवन है 125 का, 5 लाख रुपए है या ना? और हमको 100 का वैल्यू मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो 100 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे अपन? तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई है ना? तो 5 lakhs इंटू 100 अपॉन 125, इस तरीके से अपने को कॉस्ट निकालते आएगा। आई थिंक सो कल ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी थी अपने। यस, तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर जो अपना है 10 स्कैनर वाला, पेज नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 53 स्टार्ट करेंगे। मिस्टर नैतिक सेंड्स गुड्स टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 9,37,500 at cost to Mr. Jatin on consignment basis to be sold at 5% commission on sales on 1st Jan 2000। वो 5 होगा या 15 होगा, व्हाटएवर, ठीक है 15 है वो। हाँ,
Jatin accepted a bill of rupees 2,50,000 drawn by Naitik for 4 months on the same day. कंसाइनमेंट केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, ठीक है। Naitik discounted the bill with his banker at 15% per annum on 4th Feb 2015. Naitik incurred rupees 75,000 by way of freight and other expenses of Jatin were rupees 50,000, out of which 60% were non-recurring. मतलब जतिन ने खर्चा कितना किया है 50,000 और इस 50,000 में से वो बोल रहे कि 60,000 क्या है, मतलब 50,000 में से डायरेक्ट एक्सपेंस होगा 60% और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा 40%, मतलब 30,000 होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, 20,000 होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। उसके बाद जतिन सेंड द फाइनल बैलेंस ऑफ रुपीज 7,68,750 to Naitik on 31st March 2015 along with account sales। अब ये अकाउंट सेल्स क्या होता है, तो अकाउंट सेल्स एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने तुमको बोला था, देखो एक कंसाइनी कोई अकाउंट नहीं बनाता है, कंसाइनी एक स्टेटमेंट बनाता है जिसमें उसको पूरा हिसाब दे देता है ना, उसको बोला जाता है अकाउंट सेल्स। तो उसने क्या किया, बचा हुआ ऊपर का जो भी 7,68,750 था ये उसने उसको भेज दिया अलॉन्ग विद अकाउंट सेल्स, मतलब हिसाब के साथ उसने ऊपर का बैलेंस अमाउंट भी भेज दिया उसको। The gross profit margin is 25% on sales and 10% of goods remained unsold with Jatin. You are required to prepare consignment account and Jatin account in the books of Mr. Naitik. तो नैतिक की बुक्स में अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाने का है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को अपन देखेंगे यहाँ पे क्या क्या आता है अपने पास, ओके। तो पहले तो बनाओ फॉर्मेट। Question number 10, page number 53. In the books of Naitik, consignment account, और फिर जतिन अकाउंट, रेडी फॉर्मेट? यस सर। चलो स्टार्ट। मेरा बुक टेक्स्ट बुक यहाँ पे रह गया था कल, किसी ने देखा क्या? नहीं, मेरे को बार बार यहाँ से वो ये स्विच करना पड़ता है स्क्रीन। हाँ नहीं ठीक है, मैं दूसरे लेके करे स्टार्ट। यस, सबसे पहले नैतिक ने कितना 9,37,500 का गुड्स भेजा आगे, है ना? हाँ, तो वो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिख देगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। $9,37,500, 9,37,500। उसके बाद 5% कमीशन ऑन सेल्स है, ओके, वो अपन सेल्स की बात करेंगे तब देखेंगे, कमीशन को पेंडिंग रहने दो। जतिन एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ रुपीज 2,50,000 ड्रॉन बाय नैतिक। अभी मुझे एक बात बताओ, जतिन ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब नैतिक ने बिल ड्रॉ किया, हम किसके बुक्स में है?
जतिन के बुक्स में, हाँ या ना? जतिन के बुक्स में ना अपन, नैतिक के बुक्स में। नैतिक बिल ड्रॉ कर रहा, तो नैतिक क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जतिन अकाउंट, आया ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर तुमको याद नहीं आ रहा है तो आया, हाँ, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, तो क्या तो क्या हमारे पास बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाया अपन ने? नहीं सर। मैं ना ये ऐसा डालूंगा अभी कुछ भी बड़बड़ की है तो कुछ भी बातें करते। लेकिन क्या नैतिक अकाउंट है? हाँ, तो नैतिक अकाउंट में अपन क्रेडिट करेंगे बाय बिल्स रिसीव, हाँ सॉरी जतिन अकाउंट है तो उसमें बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना था? 2,50,000। ओके, चलो उसके बाद नैतिक डिस्काउंटेड विथ इस बैंकर, अपने को कुछ लेना देना नहीं है उससे, हाँ उसके बुक्स में है अपन, लेकिन वो अकाउंट्स नहीं बनाए हैं अपन ने, हाँ जो अकाउंट्स बनाए उसमें पोस्टिंग करनी है अपने को खाली। नैतिक इनकम ₹75,000 बाय वे ऑफ क्रेडिट, तो नैतिक अगर खर्चा कर रहा है तो नैतिक की बुक्स में एंट्री क्या होगा इसका? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो अपन कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और एक ज खर्चा किया है ना तो अपन लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रेट। कितना? 95 या 75? 75,000। उसके बाद जतिन ने 50,000 रुपए का खर्चा किया, लेकिन जिसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है 30 और 20। हम डायरेक्ट अपन जतिन के नाम से 50,000 लिख देंगे, लेकिन अपने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये अलग अलग कब चाहिए होता है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के टाइम पे, हाँ या ना? स्टॉक का वैल्यूएशन बोल दो या तो फिर एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन बोल दो। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है नहीं, लेकिन अपने को स्टॉक का कैलकुलेशन करना पड़ने वाला है, तो उस टाइम पे काम में आएगा। तो यहाँ पे अपन फिलहाल तो एंट्री कर देंगे कंसाइनमेंट टू जतिन, तो टू जतिन अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस ही लिख दो अभी खाली 50,000, और जतिन के बंद हो गया। हाँ, तो जतिन अकाउंट में अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस कितना? 50,000। इसके बाद 60 पर ओके, वो ठीक है। उसने फाइनल बैलेंस 7,68,750 का दे दिया, उसने फाइनल बैलेंस 7,68,750 का दे दिया। हम एंट्री क्या करते हैं कंसाइनर की बुक्स में? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो कंसाइनी के क्रेडिट में आ जाएगा बाय 7,68,750। ओके, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अभी सेल्स कितना हुआ है ये नहीं बोला, लेकिन उसके रिलेटेड आप देखो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स बोला है, और हमको
कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया है 937,500 का, हाँ या ना? हाँ। तो इस पे से हम टोटल सेल्स निकालेंगे। वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। ठीक है? Yes, sir. अभी ध्यान से, पहले यहां पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना अपने पास, उसको लिखो। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सेंट कितना है? 937,500। ओके, फिर कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बोला है उन्होंने? 10%, है ना? कैसे पता? लास्ट लाइन में ही लिखा है 10% ऑफ गुड्स वर अनसोल्ड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। मतलब हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक कितना हो गया? 10%। उसके बाद बोला है प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, बराबर ना? हाँ। मुझे सेल्स निकालना है, हाँ या ना? हाँ। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकाल लेते, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है? सेंट है। जितना भेजा है उतना बेचा है क्या? नहीं। जितना भेजा है उसमें से 10% हमारे पास है, मतलब 90% ही सेल किया है। तो उसका कॉस्ट क्या होगा? जो 90% है ना, उसका कॉस्ट क्या होगा? हमको पहले वो लिखना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 937,500 इंटू 90% बोल दो, या माइनस 10% ऑफ 937,500 बोल दो, 843,750। क्या मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए था? क्या मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए था? मुझे सेल्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं चाहिए, बराबर ना? तो अभी देयरफॉर अपन पहले ये फॉर्मूला लिख देते, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। हमको 25% ऑन सेल्स बोला है, मतलब मैं 100 किसको रखूं? सेल्स को। तो 25 हो जाएगा प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 75। और मुझे अभी 75 की वैल्यू मालूम है, कितनी है? 75 की वैल्यू कितनी है? 843,750 75 की वैल्यू। तो therefore वैल्यू ऑफ सेल या सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू 843,750 अपॉन 75 इंटू 100। कितना आया? 11,25,000। ये आ गया मेरे को सेल। ये आ गया मेरे को क्या? सेल। तो इस सेल के हिसाब से मैं क्या करूं? अभी एंट्री क्या करता हूं मैं? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगा, कंसाइनी से पैसा लेना है, कंसाइनी को डेबिट होगा, आया ना? तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो सेल्स 11,25,000। वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस भी दे दो, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस भी दे दो। और कंसाइनमेंट में क्रेडिट करेंगे बाय जतिन अकाउंट सेल्स, वापस ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 11,25,000। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करोगे क्या? नहीं, वो कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करने रहेंगे मुस्कान। अभी अपन सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इस पर खर्चा नहीं होता है। जो गुड्स से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो बोला हुआ है वो सेल्स का बोला हुआ है। कंसाइनमेंट स्टॉक जब कैलकुलेट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस जब कैलकुलेट करेंगे, तब खर्चों की बात आएंगे। बाकी तो फिर ये खर्चे तो यहां रिकॉर्डेड है ही, आया ना? Yes, sir. ओके, इतना हो गया। हाँ, अभी क्या मैं इस 11,25,000 के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट कर सकता? Yes, sir. हाँ, क्योंकि कमीशन क्या बोला हुआ है? On sale.
This is to be sold at 5% commission on sales. तो जब तक सेल्स का वैल्यू नहीं पता था तब तक अपन कमीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। अभी जब सेल का वैल्यू पता चल गया है तो क्या कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ। और इस कमीशन का एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन जतिन अकाउंट, हाँ या ना? हाँ। तो कंसाइनमेंट में डेबिट कर दो फिर से टू जतिन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, और कैलकुलेशन भी यही दिखा देंगे 11,25,000 इंटू 5%। कितना आता है? 56,250, 56,250। और जतिन को क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में कमीशन। अलग से कैलकुलेशन मत दिखाओ अभी। 56,250 ओके है? यस। अभी सारी चीजें हो गई है, एक चीज बचा है खाली, कंसाइनमेंट स्टॉक, हाँ या ना? हाँ। तो वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक पर्टिकुलर्स। अभी यहाँ पे क्वांटिटी गिवन नहीं है तो अपन सिर्फ रुपीस का कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, $937,500 Yes, sir. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कितना था डायरेक्ट एक्सपेंस? 75,000, हाँ या ना? Yes, हाँ। sir. अभी नॉर्मल लॉस वगैरह कुछ नहीं है, हाँ या ना? बेसिक सा सिंपल सा कैलकुलेशन होने वाला है, तो मैं सीधा यहाँ पे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कर दूं। Yes, sir. यस। कितना हुआ ये? 30. 30,000। कैसे आया 30,000? तो बॉस 50,000 का 60% नॉन रिकरिंग बोला था उसने, हाँ या ना? हाँ। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 10,42,500, 10,42,500, हाँ या ना? हाँ। इसका 10% हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक है, हाँ या ना? तो देयरफॉर कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू 10,42,500 इंटू 10%। सबको समझ रहा है क्या ये? Yes, sir. तो कितना आ गया ये? 1,04,250, 1,04,250। क्या सबको समझा? हम हमेशा जैसे कैलकुलेट करते वैसे कैलकुलेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लॉस नहीं था, नॉर्मल लॉस नहीं था, तो अपने को फिर वो वैसा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कुछ और तरीके से भी हो सकता है। सर कैसे? तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक? हमने थोड़ी देर पहले वर्किंग नोट 1 में ये कैलकुलेशन किया था। 937,500 में से 90% स्टॉक अपन ने बेच दिया, मतलब 10% अपने पास है, हाँ या ना? तो 937,500 का 10% मतलब 93,750, हाँ या ना? हाँ। तो 93,750 प्लस 10% ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस Yes, sir. 7,500 प्लस 10% ऑफ कंसाइनीज एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी का कितना था? 30,000, उसका 10% 3,000। जरा टोटल करके देखो कितना था? 1,04,250। यस। तो बेसिक जैसे मैं तुमको बोलते रहता हूं कि ये पूरा हिसाब है, अब तुमको हिसाब समझ में आना चाहिए, हाँ या ना? अगर हिसाब समझा तो अपन कोई भी तरीके से वर्किंग कर सकते हैं इसकी।
अभी जब नॉर्मल लॉस नहीं है, एब्नॉर्मल लॉस नहीं है, तो अपन सीधा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हर एक चीज का एडिशन भी स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं, एडिशन करके। हाँ, या तो फिर सारे कॉस्ट को एडिशन कर दो, जितना जितना कॉस्ट पार्ट होने वाला है कंसाइनमेंट स्टॉक का, उसका 10% ले लो। यहाँ पे अपन ने क्या किया, सारा टोटल कॉस्ट लिया, बराबर, और अपने पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, उसका 10% मैंने क्या कर दिया, बोल दिया कंसाइनमेंट स्टॉक। मैंने दूसरा तरीका जो तुमको बताया, वहां पे मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। यहाँ पे जब अपन 10% टोटल ले रहे हैं ना, टोटल इस पे, वहां पे अपन ने इंडिविजुअली 10% लिया और उसकी टोटल ले ली। समझ रहा है क्या, आया ना? हाँ, तो बेसिकली ये हिसाब है और वही समझ में आने वाला। ओके, तो चलो 1,04,250 ये हम रिकॉर्ड कर देंगे कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। और ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस दे दो और 1,04,250। ओके, अभी देखो इसका डेबिट या क्रेडिट कौन सा टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का ज्यादा है। क्या है क्रेडिट का टोटल? 12,29,250। 12,29,250 उसमें से डेबिट माइनस करो सारा, माइनस 937,500, 1,10,500 ये मैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,10,500 ट्रांसफर कर दूंगा। और ये क्या ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं इसको? प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट। ओके, और अभी जरा ध्यान से इस अकाउंट को देखना और मुझे बताना क्या बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बढ़ा है? सर टैली हो रहा है। टैली कर दिया? यस सर। कैसे टैली हो रहा पता है? यहां पे ना टैली होने के लिए हम जितने भी बार अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमारा ये जो बैंक रहता है ना, ये आता है बैलेंसिंग फिगर। यस सर, और वो उसने पहले वो उसने पहले ही दे दिया था। मैं कमीशन का अमाउंट जो है वो यहां से भी निकाल सकता था बैलेंसिंग फिगर। यस सर। बैलेंसिंग फिगर करके भी उतना ही आता, लेकिन हम क्वेश्चन अगर कर कैलकुलेशन के हिसाब से भी तो हमारा क्वेश्चन टैली होना चाहिए, है ना? इसीलिए अपन ने इसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट किया और फिर भी देखा कि अपना अकाउंट टैली हो रहा है, या ना? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? यस सर। मजा आ रहा है क्या इस चैप्टर में? आ रहा है। कितने लोगों का दिमाग के ऊपर से जा रहा, सर के ऊपर से जा रहा? चलो एक काम करो, मुझे ना क्वेश्चन नंबर 8 तुम सॉल्व करके दो, पेज नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 8 तुम सॉल्व करके दो। पांच मिनट दे रहा हूं तुमको, फटाफट।
हो गया? Sir, 40,182. ना, मेरे को मालूम नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। Sir, cartage करिए. The cartage. Direct expenses. कितना है? 4182। हाँ, हाँ सर, मतलब 40,182। हाँ बाकी लोग ऑनलाइन में आंसर कौन सा क्वेश्चन था? ये होता। हाँ सर। हाँ, फिर ये करेंगे। ऑनलाइन वाला आंसर दो, नहीं तो मेरे को सॉल्व करने का यहाँ पे फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और तुम लोगों को मैंने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को बोले थे, किए क्या? अरे तुमको नहीं, नहीं ये न्यू स्टूडेंट्स जो कल थे। तेरा फर्स्ट डे है आज? ओके। ये वन प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, क्लास के बाद पूछो प्रॉब्लम, लेकिन किए ना सॉल्व। और कल एक तुम्हारे वहां पे कोई तो एक नया न्यू स्टूडेंट बैठा था, किधर है? सॉल्व किया क्या? ऑनलाइन वाले सो गए लगता। चलो ध्यान दो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपनी। बाकी लोग आंसर क्या करते रहते, इतना सा कैलकुलेशन नहीं है, कब से देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो चालू है तुम्हारा। अजय ऑफ जयपुर सेंट गुड्स ऑफ रुपीज 2,50,000 टू विजय ऑफ मुंबई ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है,
Ajay paid rupees 8,500 as railway freight and 4,240 as insurance. ओके ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सेंट कितना है 2,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट क्वांटिटी दिया नहीं है, अमाउंट दिया है सीधा 2,50,000। इसमें प्लस करेंगे अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितना है टोटल करके 12,740 12,740 है ना। हाँ तो ये आ गया देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितना 2,62,740 है ना। हाँ इसके बाद आगे क्या बोला 2% of goods are damaged in Vijay's go down due to normal circumstances. Okay, Vijay incurred cartage rupees 5,140 and selling expenses. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिया है तो मैं परसेंटेज लिख देता हूँ 100% था ये भी 100% है, आया ना, आया ना। हाँ माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस कितना माइनस करेंगे 2%। मतलब मेरे पास देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी ये आया 98% के लिए 262,740 प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितना है वो 5,140 और कुछ है वो तो नहीं होगा ना, डायरेक्ट बोल रहे ना अपन। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 98% के लिए 2,67,880 आया ना। अभी इसमें से अपन ने बेचा कितना बेचा मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक के बारे में क्या बोला उन्होंने कितना परसेंट है 15% है। तो मैं इसी से वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल सकता हूं, पता है कैसे वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू 267,880 ये 98 के बराबर था 15 के बराबर कितना होगा 41,000। दिस इज योर आंसर। सर हमने सिर्फ परसेंट का कैलकुलेशन नहीं किया इसलिए 41 हुआ है। भाई आप बताए आपसे क्या क्या बोला था डायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी नॉर्मल लॉस जो है इसका कॉस्ट माइनस नहीं होगा लेकिन इसके यूनिट्स माइनस होंगे, तो इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना चाहिए। अभी अपने को यूनिट्स नहीं दिए लेकिन परसेंटेज तो दिए हैं, हाँ या ना। हाँ तो यूनिट्स की जगह पे अपने को क्वांटिटी की जगह पे अपने को लिखना था परसेंटेज, तो 41,002 फटाफट छापो। इजी था ना, एग्जाम में आया हुआ है। बस इस बार भी आ जाएगी 8 मार्क के लिए चाहिए, प्रसाद बांट रहे हो। तो समझ रहा है क्या फिर कुछ आप पहले तो सेम बात बाकी सब पढ़ा के चलेगा। कल का लेक्चर देख, उसमें मैंने ऑलमोस्ट कल 45 मिनट से 1 घंटा रिवीजन किया अपन ने, है ना। कल से मेन चैप्टर चालू हुआ ऐसा समझ, और तो कल ही नहीं आ रहा। इसके पहले हम सिर्फ कैलकुलेशंस करते थे छोटे मोटे।
यस, ऑनलाइन वालों ने भी आंसर भेजे। स्क्रॉल करूं, 5140 तक नोट हुआ है क्या सबका? अभी तक हिसाब नहीं लगा रहे हो तुम बराबर से। पढ़ा ना उसको, थोड़ा तो दिमाग लगाना है ना। अभी पढ़ा है मैंने, जो पढ़ा है उसके हिसाब से ही तो सॉल्व कराया है, अलग क्या करवाया मैंने? हर एक क्वेश्चन एक जैसा होगा तो फिर क्या मतलब है? मालिक हुआ क्या? इतनी सी चीज नोट करने को, पहले तो सॉल्व करने को इतना टाइम लगाया, उसमें गलत क्या? एक से तो भी एक्सपेक्टेड था सही करे, पूरे क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के। हाँ, चलो काम करते हैं, अभी आ जाओ इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ, पेज नंबर 49। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 49। स्टार्ट करेंगे। Lubrisols Limited of Mumbai consigned 1000 barrels of lubricant oil costing rupees 800 per barrel to Central Oil Company of Kolkata on 1st Jan 2013। अभी सुनो एक बात, पिछले क्वेश्चन में भी मेरे को बोलना था लेकिन अपन ने सॉल्व आधा कर लिया था तो फिर मैं आगे बोला नहीं कुछ। अगर आपको इंफॉर्मेशन डेट्स के साथ गिवन है ना, वी विल रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली, मतलब हम अकाउंट्स में कॉलम डेट का भी बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ। Lubrisols Limited paid rupees 50,000 as freight and insurance 25 barrel, okay, and insurance, okay, 50,000 for freight and insurance. 25 barrels were destroyed on 7/1/2013 in transit। ये ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या मानेंगे इसको? एबनॉर्मल लॉस मानेंगे, ठीक है? यस। The insurance claim was settled at rupees 15,000. Insurance claim was settled at rupees 15,000 and was paid directly to the consignor. कंसाइनर को डायरेक्टली मिल भी गया है ना? Central Oil took delivery of the consignment on 19th Jan 2013 and accepted a bill drawn upon them by Lubrisols Limited। एक बिल ड्रॉ किया था 5 लाख रुपीस का for 3 months। On 31st March 2013, Central Oil reported as follows: 750 barrels were sold at rupees 1200 per barrel, and the other expenses were clearing charges, go down rent, wages, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कंसाइनी का क्या होगा? क्लियरिंग चार्जेस, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और ये तीनों जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, बराबर ना? उसके बाद
25 barrels of oil, 25 barrels of oil were lost due to leakage, which is considered to be a normal loss. 25 बैरल का भी नॉर्मल लॉस हुआ है, और ये कहां पे हुआ है? सर पहुंचने के बाद कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है या ना? हाँ। तो एबनॉर्मल लॉस तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेंट के बाद ही अपन माइनस करेंगे, हाँ या ना? हाँ। लेकिन जो उसके बाद उसमें अपन कंसाइनी के खर्चे ऐड करेंगे और फिर लीकेज को, नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा चेंज, हाँ या ना? सेंट्रल ऑयल कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। कमीशन कितना है? 5% ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय देम। सेंट्रल ऑयल कंपनी पेड द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 31st March itself. शो द कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट ऑफ सेंट्रल ऑयल कंपनी, मतलब कंसाइनी अकाउंट, एंड लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट नहीं बनाएंगे अपन, उसका पूरा जो भी हिसाब है अपन वहां पे तुमको मैं मतलब समझा दूंगा कैसा है। हाँ, दैट्स इट। तो जितना बिना कैलकुलेशन वाला चीजें है वो सारा पहले अपन नोट कर देते हैं, हाँ या ना? हाँ। और तुमको भी इतना तो समझ में आया होगा, अपन लाइन बाय लाइन इस क्वेश्चन को पढ़ते और उसको रिकॉर्ड करते हैं, हाँ या ना? हाँ। सिर्फ जहां पे कैलकुलेशन की बात है वहां पे वर्किंग नोट आएगा, उसका कैलकुलेशन अपन वर्किंग नोट में करेंगे और फिर वहां पे पोस्टिंग में, ठीक है ना? चलो बनाओ फॉर्मेट, इलस्ट्रेशन 4। पेज नंबर 49। in the books of Lubrisols Limited. Consignment account. उसके बाद सेंट्रल ऑयल कंपनी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, डेट का कॉलम बनाओ रे, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेबिट, करेक्ट। यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट।
रेडी फॉर्मेट? Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। सारे ट्रांजैक्शंस 2013 के हैं। तो सबसे पहले कितने रुपीस के गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे? 1000 इंटू 800 यानी 8 लाख। तो ये अपन Jan 1 को डेबिट कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 8 लाख रुपए। सर ये सेंट्रल ऑयल कंपनी अकाउंट में था। अरे यार एक सेकंड, ये कल जैसा हो गया वापस। ओके Yes, sir. उसके बाद क्या हुआ? एक्सपेंसेस पे किए 50,000 के 1 Jan 2013 को ही मान लेंगे अपन, हाँ या ना? हाँ। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 50,000, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को फिर डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। अरे ये तो ऊपर कैसे आएगा? Jan 1 को ही इसको क्या हो गया? टू बैंक। एक एक्सपेंस था तो अपन लिख देंगे, या तो फ्रेट लिख दो या तो सिर्फ एक्सपेंस लिख दो। 50,000 50,000। उसके बाद मतलब अपन ने ये कॉस्ट रिकॉर्ड कर दिया, ये 50,000 को रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड। ये एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है। क्या मुझे डायरेक्टली तुम अभी कैलकुलेट करके बता सकते हो कि एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना होगा? ऐसे ही कैलकुलेटर पे कितना? $2,12,500। 1000 बैरल 8 लाख रुपए में बेचे, 25 बैरल 2 लाख रुपए का नुकसान कैसे कर सकते? मतलब 20,000 का होगा। 20,000 का होगा। 21,250 21,250 अब आएगा नहीं, डिवाइडेड बाय 100 किया तुमने 1000 की जगह, तो इसलिए एक जीरो ऊपर एक्स्ट्रा आ गया। 21,250 कैसे? अरे बाबा 8 लाख रुपए के कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट प्लस 50,000 रुपया कंसाइनर का डायरेक्ट एक्सपेंस, और ट्रांजिट पे नुकसान हो गया तो इतना खर्चा तो अपन ने 1000 बैरल पे किया है, तो डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कितना लॉस हुआ? 25। 21,250। ठीक है। अब ये 21,250 में से इंश्योरेंस क्लेम हमारा सेटल हो गया कितने पे? 15,000 पे, तो माइनस करेंगे 15,000। तो मेरा एबनॉर्मल लॉस नेट कितने का है? 6,250। अभी अगर मैं ये लॉस्ट इन ट्रांजिट का, सुनो, अगर मैं ये लॉस्ट इन ट्रांजिट का अकाउंट बनाऊं, अगर मैं लॉस्ट इन ट्रांजिट का अकाउंट बनाऊं, तो यहां पे मैं 21,250 डेबिट कर दूंगा, हाँ या ना? हाँ। उसके बाद अच्छा एक मिनट, अकाउंट छोड़ो,
21,250 ये मैं ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस बोल सकता हूं क्या? Yes, sir. ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम। कितने का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ? 15,000. 15,000। तो मेरा नेट एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? नेट एबनॉर्मल लॉस 6,250। 6,250 हाँ या ना? अभी इतना 21,250 का जो एबनॉर्मल लॉस है, 21,250 का जो टोटल एबनॉर्मल लॉस है, ये हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये वाला जो 15,000 ये पैसा तो मिल चुका है। अगर मान लो नहीं मिलता तो अपन इंश्योरेंस कंपनी को अपने बुक्स में डेटर बताते। अपन इंश्योरेंस कंपनी को अपने बुक्स में क्या बताते? डेटर बताते। हाँ या ना? हाँ। लेकिन अभी अगर मिल चुका है अपने को तो फिर एंट्री मतलब बेसिकली 15,000 का अपन एंट्री करते इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है। और जब पैसा मिल गया तो ये डेटर से पैसा अपने को आ गया है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। हाँ या ना? हाँ। तो इसका कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, ना कंसाइनिंग के अकाउंट से लेना देना। हाँ या ना? हाँ। क्योंकि अपन बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, अपन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट नहीं बना रहे। अगर बनाते तो उसमें वो ट्रीटमेंट जाए। मैंने ट्रीटमेंट समझा दिया तुमको, लेकिन उसका पोस्टिंग अपने सोल्यूशन में किधर नहीं होगा ये बता रहा हूं मैं। हाँ या ना? हाँ। उसके बाद ये 6,250 ये जो नेट एबनॉर्मल लॉस है, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ रहे हो बात को क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर मैं लॉस्ट इन ट्रांजिट का अकाउंट बनाता, अभी मैं लॉस्ट इन ट्रांजिट का अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, ये डेबिट ये क्रेडिट, या मैं एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना, लॉस्ट इन ट्रांजिट बोलो या एबनॉर्मल लॉस बोलो, दोनों वन एंड द सेम। तो मैंने यहां पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 21,250। ओके। उसके बाद ये जो 15,000 है मैंने एंट्री क्या किया था, ये 15,000 का इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, मतलब एबनॉर्मल लॉस को मैं क्रेडिट कर दूंगा बाय इंश्योरेंस कंपनी 15,000। हाँ या ना? हाँ। अभी मुझे ये अकाउंट क्लोज करना है तो मैं देखूंगा कि बॉस 21,250 पे टैली होना चाहिए 6,250। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? पक्का? कोई दिक्कत है नहीं। जब हम वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक करेंगे, एक पॉइंट है आगे भी डिस्कस कर सकता हूं लेकिन अभी इससे कनेक्टेड है तो बता रहा हूं। जब अपन वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक करेंगे उसमें से भी हमको एबनॉर्मल लॉस माइनस करना है। हाँ या ना? हाँ। मैं कितना एबनॉर्मल लॉस माइनस, 21,250 या 6,250? सर नहीं, मैं 21,250 माइनस करूं या 6,250 माइनस? 21,250. क्यों? सर क्योंकि तब ये एक्चुअल रिकवर हुआ वो तो उस बैंक में चले गया, वैल्यूएशन करते समय तो अपन कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन एग्जैक्टली मेरा जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसका कॉस्ट तो 21,250 है ना। और जब मुझे कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालना है तो मेरा स्टॉक कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है उसका कॉस्ट तो मेरे को पूरा पूरा माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है उसका कॉस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आएगा। समझ रहे हो क्या? कंसेप्ट समझ रहे हो क्या? हाँ। तो ये सारा अपन वर्किंग नोट में करने वाले हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन आई थिंक सो मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल गुड्स डिस्ट्रॉय, यस। ओके चलो। तो अभी मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड क्या करूं? किधर गया सोल्यूशन? किधर है? नहीं सॉरी। तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड क्या करूं एबनॉर्मल लॉस को? 21,250। हाँ या ना? पूरा 21,250 से, क्योंकि बॉस गुड्स मैंने इतने का भेजा था, इतने का डिस्ट्रॉय हो चुका है ना, तो मेरे को वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ। तो अभी कुछ लाइन नहीं, चलो डेट के साथ कर रहे ना अपन, तो Jan 1, 2013 यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ डेट के साथ कर रहे हैं। तो सेल्स उसके बाद हुआ है ना, सेल कब हुआ है? डेट दिया है क्या उसका?
क्या बात कर रहे हो, नहीं दिया? On 31st March 2013, Central Oil reported as follows. बोला है ना, 31st उसे 31 मार्च को बोला कि इतना बैलेंस है। अभी कब किया मालूम नहीं, अपने को हिसाब कब मिला 31 मार्च को, तो अपन 31 मार्च को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ या ना? हाँ, तो डेट के साथ चलना है तो प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा अपने को करना होगा। तो Jan 1st बाय एबनॉर्मल लॉस, Jan 7 बाय एबनॉर्मल लॉस। और इसका कैलकुलेशन का वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे दो, अपन बाद में बना देंगे इसको। और अमाउंट है 21,250, अमाउंट है 21,250। ये क्लियर है ना सबको? पक्का ना? 21,250 से अपन ने रिकॉर्ड किया ये कैलकुलेशन भी। हाँ, मैंने सिर्फ तुमको इस बार कैलकुलेटर पे करने लगा है। हाँ ना, कि बाबा इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी कैलकुलेट तो करो, देखो तो सही कि तुमको बराबर करते आ रहा है या नहीं आ रहा है विदाउट वर्किंग। नेक्स्ट, द इंश्योरेंस क्लेम वो सेटल 15,000, ठीक है, वो 15,000 बैंक में आ गया, अपन ने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। उसने डिलीवरी कब लिया? 19 जन 2013 को, एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन देम 5 लाख रुपीस का। तो 5 लाख रुपए का बिल किसने ड्रॉ किया? ल्यूब्रिजॉल्स ने। किसके ऊपर? सेंट्रल ऑयल के ऊपर। हाँ या ना? तो अपन ल्यूब्रिजॉल के बुक्स में एंट्री क्या करेंगे इसकी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल ऑयल। क्या अपने पास सेंट्रल ऑयल अकाउंट है? हाँ, तो अपने को सेंट्रल ऑयल अकाउंट में 2013 के जैन 19 को बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस। ओके, आई डोंट थिंक इसमें भी कोई दिक्कत होगी, नहीं। और फिर आगे बोला गया 31 मार्च 2013 को। अच्छा, कंसाइनी ने कुछ खर्चा नहीं किया है क्या? अच्छा, आगे दिया है 31 मार्च 2013 को उसने 750 बैरल्स बेचा 1200 रुपए में, मतलब टोटल सेल कितना हुआ इनटू 1200, 9 लाख रुपीस का। हाँ या ना? तो अपन ये 31 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे सेंट्रल ऑयल, हाँ, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पे पहले डेबिट करो मार्च 31 बाय टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स और ब्रैकेट में 750 इंटू 1200 भी बता दो, 9 लाख रुपीस। और यही कंसाइनमेंट अकाउंट में मार्च 31 को बाय सेंट्रल ऑयल कंपनी अकाउंट, सेंट्रल ऑयल कंपनी अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स लिख दो, अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 9 लाख। ओके, और उसके बाद अभी इसके कुछ खर्चे हैं, किसके? कंसाइनिंग के। तो कंसाइनिंग के खर्चे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करो एक एक करके। पहले कंसाइनमेंट अकाउंट को मार्च 31 को टू सेंट्रल, मार्च 31 को वो बुक्स बेच चुका, पर ये क्लियरिंग हो, ये तो पहले दिया हुआ है। लेकिन अभी उसने मार्च 31 को दिया है अपने को, तो मार्च 31 को अपन हिसाब करेंगे पूरा। टू सेंट्रल ऑयल कंपनी अकाउंट, अंडरलाइन करो। और अभी एक एक खर्चे तुम बोलो मेरे को, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हर बस कहीं। सबसे पहले किया क्लियरिंग चार्जेस 11,250, उसके बाद गोडाउन रेंट 10,000, उसके बाद वेजेस 30,000, और ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दो खाली, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 20,000। ये सारा खर्चा सेंट्रल ऑयल को भी डेबिट क्रेडिट करेंगे मार्च 31 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, अंडरलाइन करके। क्लियरिंग चार्जेस कितना? 11,250, गोडाउन रेंट 10,000, वेजेस 30,000, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 20,000. 20,000. ओके, इसको भी रिकॉर्ड कर दिया. उसके बाद 25 barrels of oil was lost due to leakage which is considered to be normal loss. ठीक है, ये स्टॉक के वैल्यूएशन के टाइप आएगा क्योंकि इसको अपन कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते. सेंट्रल ऑयल कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स. तो सेल्स हुआ 9 lakhs, 9 lakhs का 5% मतलब 45,000. तो इसको अपन वापस रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट टू कंसाइनी. तो कंसाइनमेंट अकाउंट को पहले डेबिट करो March 31st टू कंसाइनमेंट, सॉरी टू सेंट्रल ऑयल, सेंट्रल ऑयल कंपनी. ब्रैकेट में लिख दो कमीशन और उसी के नीचे ब्रैकेट में 9 lakhs इंटू 5%. ये हो गया हमारा 45,000. और यही सेंट्रल ऑयल को क्रेडिट करो March 31st बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. ब्रैकेट में कमीशन. यहां पे कैलकुलेशन मत बताओ, कोई तो एक जगह पे दिखाना है अपने को, अपन ऊपर दिखा चुके हैं 45,000. ठीक है. Yes, sir. इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? दैट्स इट, Yes, sir. कुछ नहीं. तो चलो अभी बनाते हैं वर्किंग नोट 1. वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ abnormal loss and consignment stock. पर्टिकुलर्स. क्या हमको क्वांटिटी गिवन है? तो क्वांटिटी का कॉलम और रुपीस का कॉलम, क्वांटिटी का कॉलम और रुपीस का कॉलम. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सेंट. यस सर. हाँ 12 o'clock हो गया. सो 2 मिनट बस. यस. दो मिनट में जोड़ रहा हूँ सर. वर्किंग बनाओगी, वर्किंग बनाओगी पक्का. और उसके बाद कंसाइनमेंट में इसको क्रेडिट करोगे. एबनॉर्मल लॉस अपन ले जा चुके हैं, एबनॉर्मल लॉस को मत लेके जाना, लेकिन एबनॉर्मल लॉस उस स्टेटमेंट में लेके आना. Yes, sir. कितने 25 बैरल्स और उसका कॉस्ट 21,250 माइनस करना. ठीक है. और उसके बाद ये होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी. उसमें कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करना. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं अवेलेबल है. हाँ, वो- क्यों अवेलेबल नहीं? क्योंकि अभी तक नॉर्मल लॉस हुआ नहीं. हाँ, sir. Normal loss. हाँ या ना? हाँ. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कंसाइनी लिख देना इसको. ठीक है. इसमें से माइनस करना नॉर्मल लॉस और खाली यूनिट्स माइनस करना. हाँ. तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, कॉस्ट उतना ही रहेगा. हाँ या ना? हाँ. और फिर निकालना तुम कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. पक्का. Yes, sir. और फिर ये क्रेडिट कर देना उधर, हाँ, sir. तो तुमको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा. मतलब मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या करने का. तुमको इतना करोगे ना? हाँ, sir. पक्का. पक्का. चलो.